Hello and welcome to SSG Only. Today's topic is caste and politics. अब कास्ट और पॉलिटिक्स का रिलेशन समझते हैं। कास्ट इनइक्वालिटीज की सबसे पहले हम बात करेंगे। तो ये जो कास्ट इनइक्वालिटीज है ना, तो ये कहाँ से आई है, इसको समझने के लिए हमको इंडिया का कास्ट सिस्टम समझना पड़ेगा। और इंडिया का जो कास्ट सिस्टम है वो एक यूनिक सोशल डिवीजन है, यानी इंडिया में ही सब देखने को मिलती है। सो बच्चे, ये जो कास्ट सिस्टम है डिस्टिंक्ट टू इंडिया मींस ये इंडिया में ही देखने को मिलता है। अगर हम जेंडर की बात करें, रिलीजन की बात करें, तो सर ये हो सकता है कि और एरियाज में भी एग्जिस्ट हो, लेकिन ये जो कास्ट डिवीजन है ये सिर्फ और सिर्फ इंडिया में ही आपको देखने को मिलेगा। अगर हम सोसाइटी की बात करें तो कुछ यूनिवर्सल सोशल इनइक्वालिटी होती हैं जो कि सोसाइटी में, हर एक सोसाइटी में आपको देखने को मिलेगी। और साथ ही साथ बच्चे यहाँ पे लेबर डिवीजन भी होता है। फॉर एग्जाम्पल, कुछ जो लोग होते हैं वो हाई एंड जॉब्स करते हैं, कुछ यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग में, कुछ प्राइमरी में, कुछ सेकेंडरी में, टर्शरी में, कुछ क्वेटनरी में। तो इस टाइप का जो लेबर डिवीजन है वो हर एक सोसाइटी में एग्जिस्ट होगा, और जिसकी वजह से यहाँ पे कहीं ना कहीं इनइक्वालिटीज एमर्ज होती हैं। लेकिन अगर आप इमेजिन करके देखो, ये जो ऑक्यूपेशनल चीजें हैं यानी ऑक्यूपेशनल कॉन्टिन्यूटी है बच्चे यहाँ पे, अगर वो सोसाइटी जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन करती जाए, यानी सर जो काम कर रही है वही उनके यहाँ पे आने वाली जनरेशन करे, और ये कॉन्टिन्यूटी मेंटेन रहे जनरेशन टू जनरेशन, उसकी वजह से यहाँ पे बच्चे एक एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ सर कास्ट डिस्टिंक्टिवनेस इंडिया में एमर्ज होगी, और जो कि इंडिया के कास्ट सिस्टम के बारे में हम यहाँ पे बोलते हैं। ऑक्यूपेशनल कॉन्टिन्यूटी होगी जहां पे सोसाइटीज अपने ऑक्यूपेशंस को जनरेशन टू जनरेशन पास डाउन करेंगी। और हमारा जो इंडिया का जो कास्ट सिस्टम है सर, वो इसी वर्जन का, यानी यही फिनोमिना जो है बच्चे हमको देखने को मिलता है। एक एक्सट्रीम वर्जन है किसका, कि जो सोसाइटी काम कर रही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई एक कम्युनिटी है या फिर ए सोसाइटी है और वो आज के टाइम पे टीचिंग कर रही है, और आने वाली उसकी जनरेशन वो भी टीचर हो, आने वाली उसकी जनरेशन वो भी टीचर हो और वो भी टीचर हो, तो कहीं ना कहीं वो एक कास्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। और यही इंडिया के केस में हुआ है, इसीलिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि इंडिया का जो कास्ट सिस्टम है वो एक एक्सट्रीम वर्जन है इस फिनोमिना का। अब क्वेश्चन आता है कि बच्चे, कि इंडियन सोसाइटी कैसे डिफरेंशिएट करती है अदर सोसाइटी से। यहाँ पे तो हमारे यहाँ पे जो है ना, ये जो सोशल डिवीजन है सर, वो रिचुअली बैक्ड है, यानी रिचुअल्स के थ्रू हम चीजों को यहाँ पे करते हैं। कि जो भी सोसाइटी में डिवीजन है सर, वो उससे रिचुअल्स भी अटैच्ड हैं, जिसकी वजह से हम यहाँ पे बोल देते हैं रिचुअल बेस्ड हेरिडिटरी ऑक्यूपेशनल डिविजन्स। जैसे कि आपने सुना होगा ब्राह्मण, क्षत्रियस, वैश्य, शूद्रस। तो ये जो यहाँ पे वर्ना सिस्टम एमर्ज हुए थे, ये वर्ना सिस्टम स्टार्टिंग में क्या था, ऑक्यूपेशनल ग्रुप थे। कि जो ब्राह्मण्स थे सर, वो क्या करेंगे, यहाँ पे वो प्रीस्टलीहुड से रिलेट करते थे। सर जो यहाँ पे क्षत्रियास थे सर, वो यहाँ पे किससे, किंग्स वाला काम करते थे वो। एंड वैश्यास थे वो ट्रेडर्स थे, एंड शूद्रास वो अपर थ्री वर्नास को सर्व करेंगे। और स्लोली एंड ग्रेजुअली यहाँ पे ये चीज किसमें कन्वर्ट हो जाती है सर, ये चीज कास्ट में आगे चल के यहाँ पे कन्वर्ट हो जाती है, जब जनरेशन टू जनरेशन आप एक ही काम करते रहोगे। तो सिंप्लीफाइड वे में अगर देखेंगे बच्चे यहाँ पे सर, ये जो रिचुअल बैक्ड हो गई बच्चे, तो पीपल की जो जॉब्स है उनकी फैमिली डिसाइड करेंगी, यानी जो उनका फैमिली का ट्रेडिशन चलता आ रहा है वही चीजें डिसाइड करेंगी। और ये जो यहाँ पे इस चीज को होंगी वो रिचुअल्स के थ्रू होंगी। फॉर एग्जाम्पल, किसी सोसाइटी में आपने देखा होगा कि एक पर्टिकुलर कास्ट है और वो एक पर्टिकुलर वर्क से रिलेट करती है, तो उसकी जितनी भी जनरेशन होंगी, मोस्टली, आई एम नॉट सेइंग कि कंप्लीटली, कि आउट ऑफ अगर 10% है तो उसमें से 7 या 8% सेम वर्क यहाँ पे करेंगे या उससे रिलेटेड वर्क करेंगे। अब कास्ट और कम्युनिटी का बॉन्ड्स क्या है सर, जितने भी यहाँ पे सेम कास्ट के मेंबर्स होते हैं सर, वो यहाँ पे अटैच होते हैं एक दूसरे से, किसके थ्रू, ऑक्यूपेशंस के थ्रू। साथ ही साथ यहाँ पे विद इन दी कास्ट ही मैरिज होती है, आउटसाइड कास्ट मैरिज या फिर इंटर कास्ट मैरिज नहीं होती है। और साथ ही साथ पुराने टाइम पे ये भी था, और कहीं ना कहीं अभी भी ये है, कि दूसरे कास्ट के साथ यहाँ पे डाइनिंग नहीं किया जाता, यानी इंटर कास्ट के साथ यहाँ पे डाइनिंग नहीं किया जाता। अभी बच्चे जितनी भी हमने चीजें देखी, जैसे जैसे यहाँ पे एजुकेशन और अवेयरनेस जनरेट होती जाती है, लिटरेसी लेवल बढ़ता जाता है, वैसे वैसे यहाँ पे जितनी भी कास्ट रिलेटेड रिजिडिटी होती है वो लेस होती जाती है। फॉर एग्जाम्पल, आज के टाइम पे उतने कास्ट बैरियर्स नहीं है कि आप किसी और दूसरी कास्ट के मेंबर के साथ खाना नहीं खाओगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं सामने वाला या फिर आपके सर साइड वाला यहाँ पे कौन सी कास्ट से बिलोंग करता है। तो सर ये चीजें अर्बनाइजेशन में और एजुकेशन के साथ साथ रिस्ट्रिक्ट होती जाती है, यानी कम होती जाती है। तो यही हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि कास्ट सिस्टम में कुछ लोगों को एक्सक्लूड किया जाएगा, तो हम उसको देखेंगे। और साथ ही साथ कास्ट सिस्टम का ट्रांसफॉर्मेशन जो मॉडर्न इंडिया में हुआ है वो चीज हम देखेंगे।
तो सबसे पहले जो सब टॉपिक है एक्सक्लूजन और दी डिस्क्रिमिनेशन। तो एक्सक्लूजन का लिटरल मतलब है किसी भी लोगों को यहाँ पे एक ग्रुप से हटाना, एक्सक्लूड करना। और साथ ही साथ डिस्क्रिमिनेशन का मतलब है कि सर कुछ ग्रुप्स यहाँ पे लोअर होंगे विद इन द कास्ट, उनको डिस्क्रिमिनेट मीन्स उनको सर उतनी रिस्पेक्ट नहीं देना। तो कास्ट सिस्टम जो है बच्चे यहाँ पे वो एक्सक्लूड करता है सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल्स को, और साथ ही साथ यहाँ पे डिस्क्रिमिनेट करता है किनको, सर जो आउटसाइड कास्ट के ग्रुप्स को कंसिडर किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करेंगे कि सर हिंदुइज्म में जो ब्राह्मण सिस्टम था, जो वर्ण सिस्टम था, उसमें यहाँ पे जो शूद्रास थे उनको यहाँ पे बोला जाता था दे आर दी अनटचेबल्स। तो उसके अगेंस्ट में अनटचेबिलिटी क्रुएलिटी की जाती थी, यानी वो एक आउटकास्ट ग्रुप है बच्चे यहाँ पे सर, जो इतना वर्दी नहीं है कि वो अपर थ्री वर्नास के साथ यहाँ पे रिलेट कर सके, इसीलिए उसको अनटचेबल बोला गया है। और उनका टच होने से ही जो अपर कास्ट जो यहाँ पे थे वो क्या हो जाएंगे, पॉल्यूट हो जाएंगे बच्चे यहाँ पे। एक तरीके का ये इनह्यूमन अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस थी, और यहाँ पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने आर्टिकल 17 में अनटचेबिलिटी को एबॉलिश कर दिया है। ठीक है जी, लेकिन पहले ये चीज काफी ज्यादा चलती थी। इवन ब्रिटिशर्स के टाइम पे अगर हम देखेंगे, ये जो अनटचेबल्स होते थे इनको टेम्पल एंट्री भी नहीं दी जाती थी। तो बच्चे ये सारी चीजें आपको यहाँ पे समझ में आनी चाहिए। अगर बात करेंगे अब ये जो कास्ट सिस्टम है, जब जहां पे एक कम्युनिटी यानी ग्रुप के लोगों को एक्सक्लूड कर दिया जाता था विद इन द कास्ट, तो इसको रिफॉर्म करने के लिए वेरियस सोशल रिफॉर्मर्स आए थे। सोशल रिफॉर्मर्स कौन होते हैं, कि जो सोसाइटी में एग्जिस्टिंग ईवल्स के अगेंस्ट में रिफॉर्म लेके आना चाहते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट लीडर्स थे, फॉर एग्जाम्पल ज्योतिबा भाई फुले, महात्मा गांधी जी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, इवन पेरियार रामास्वामी नायकर। ये सारे यहाँ पे बच्चे, ये जो इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज हैं, इनको सोशल रिफॉर्मर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सोशल रिफॉर्मर, जो चाहते हैं कि सोसाइटी में रिफॉर्म्स आए। और बच्चे जिसकी वजह से यहाँ पे जो कास्ट में इनइक्वालिटीज क्रिएट हुई थी, जहाँ पे एक्सक्लूड किया गया था, सर वो सारी चीजों को यहाँ पे रिमूव किया जाए। नेक्स्ट जो सब टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन एफर्ट्स इन दी मॉडर्न इंडिया, कि आज के टाइम पे कास्ट में किस तरीके से ट्रांसफॉर्म किया गया है बच्चे यहाँ पे। तो आज के टाइम पे जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं यहाँ पे, सर वो वेरियस इंपॉर्टेंट वर्क कर रहे हैं, और वेरियस आज के टाइम पे सोशियो यानी सोसाइटी में इकोनॉमिक चेंजेस आ रहे हैं, जिसकी वजह से जो कास्ट सिस्टम एक टाइम पे बहुत ही ज्यादा डोमिनेंट था, वो सर उसमें काफी चेंजेस देखने को मिलते हैं बच्चे यहाँ पे कास्ट में, कास्ट सिस्टम में। अब सबसे पहले हम इकोनॉमी की बात करेंगे कि इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे कास्ट के जो रिस्ट्रिक्शन था, यानी जो कास्ट का जो इम्पैक्ट था, उसको बहुत ही ज्यादा लोअर डाउन करती है। समझिए जरा बच्चे यहाँ पे कि सर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, और आज के टाइम पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट किसी भी एक कास्ट या एक ग्रुप ऑफ पीपल से रिलेट नहीं कर रहा है। जो भी मेरिट कैंडिडेट है, यानी जिसके पास अपॉर्चुनिटी है, कैपेबिलिटी है, और जिसके पास पोटेंशियल है, वो क्या करता है सर, वो आ अच्छे से इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर सकता है। तो कास्ट का जो बैरियर था वो क्या था, पहले रिस्ट्रिक्ट करता था, अब ऐसा नहीं है। यानी सर कोई भी कास्ट किसी को लिमिट नहीं कर सकती। सर अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है तो हर एक के पास अपॉर्चुनिटी है कि वो अच्छे से अपने आप को क्या कर पाए, आगे बढ़ा पाए, यानी अच्छे से लाइफ ऑफ स्टैंडर्ड को मेंटेन कर पाए, अच्छे से अपनी इकोनॉमिक वेलबींग कर पाए, अच्छे से ज्यादा अर्निंग कर पाए। सर जैसे जैसे लार्ज स्केल अर्बनाइजेशन होता जा रहा है, फॉर एग्जाम्पल अर्बनाइजेशन का मतलब है बच्चे, जो हम सिटीज की बात कर रहे हैं, तो इमेजिन करके देखो कि कास्ट का जो बैरियर्स है वो कहाँ पे होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर अभी भी आप विलेज में चले जाओगे, तो वहां पे जो ग्रुप्स हैं वो कास्ट को लेके काफी ज्यादा यहाँ पे कंसर्न रहते हैं। जो जमींदार लोग होते थे या फिर वेरियस अदर लोग होते थे, तो वो कास्ट को लेके काफी ज्यादा रिस्ट्रिक्ट होते थे, यानी सिंपली स्टीरियोटाइप उनके माइंड में होती थी कि जो अपर कास्ट है वो अपने आप को सुपीरियर कंसिडर करता था, जो लोअर कास्ट है वो इंफीरियर। और इवन अगर आप विलेजेस में देखोगे तो यहाँ पे जो हाउसेज होते थे ना, वो भी अलग थे। सर यहाँ पे ये अपर कास्ट के लोग रहते थे, और आउटसाइड द विलेजेस यानी जो आउटस्कर्ट्स ऑफ द विलेजेस जो थी, वहां पे लोअर कास्ट के लोग रहते थे। लेकिन सर आज के टाइम पे जैसे जैसे अर्बनाइजेशन होता जा रहा है, अलग अलग विलेजेस से लोग यहाँ पे सिटीज में रहने आते जा रहे हैं। तो सर यहाँ पे ये जो कास्ट का जो रिस्ट्रिक्शन है ना, वो एंड होता जा रहा है, यानी खत्म होता जा रहा है। आपको नहीं पता कि आपके फ्लैट के ऊपर वाले में, साइड वाले में कौन कास्ट के मेंबर रह रहे हैं, और आपको ये मतलब भी नहीं होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है जी, जैसे जैसे लिटरेरी और एजुकेशन मिल रही है, बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे कास्ट का रिस्ट्रिक्शन एंड होता जा रहा है यहाँ पे। क्यों, क्योंकि सर अब सिंपली क्या था कि पहले अगर हम किसी कास्ट के ग्रुप में अगर हम देखेंगे जिसको डिस्क्रिमिनेट किया जाता था, उसके पास बेसिक फैसिलिटीज की एक्सेस नहीं होती थी। लेकिन आज के टाइम पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर एक चीज के लिए, हर एक पर्सन के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज हैं, चाहे वो यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज के कॉन्टेक्स्ट में हो, चाहे वो लिटरेसी के कॉन्टेक्स्ट में हो, या एजुकेशन के कॉन्टेक्स्ट में हो। तो ज्यादा से ज्यादा लिटरेसी और एजुकेशन आती जा रही है, वैसे वैसे लोग अवेयर होते जा रहे हैं
कि ये जो कास्ट एक टाइम पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती थी, लेकिन आज के टाइम पे ये कोई भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करती है। साथ ही साथ बच्चे ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी, जरा समझिएगा इस कॉन्सेप्ट को, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। फॉर एग्जाम्पल ब्राह्मण्स, क्षत्रियास, वैश्यास एंड दी शूद्रास। तो बच्चे स्टार्टिंग में क्या हुआ कि जो ब्राह्मण्स थे वो यहाँ पे क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे सर जो भी टीचिंग से रिलेटेड मटेरियल होगा, जो रिचुअल होंगी सर वो अडॉप्ट करेंगे, यहाँ पे उनका काम वही था, यानी वो उनका ऑक्यूपेशन था। क्षत्रियास का यहाँ पे क्या करेंगे, वो किंग्स थे सर, वो यहाँ पे वॉर करेंगे और वो किंगडम्स को यहाँ पे मैनेज करेंगे। सर वैश्यास का सिंपली यहाँ पे था ट्रेडर्स, और यहाँ पे शूद्रास का क्या था बच्चे, यहाँ पे टू सर्व दी अपर थ्री वर्नास, इनका ये काम था। अब स्टार्टिंग में जब ओरिजिनल वर्ना ऑर्डर एमर्ज हुआ था, ओरिजिनल में वर्ना ऑर्डर की बात करूंगा सर, जब ये ओरिजिनल वर्ना सोसाइटी में यहाँ पे ये इस ऑर्डर को एमर्ज हुआ था, जिसको हम अर्ली वैदिक सोसाइटी बोलते हैं, तो वहां पे इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ वर्नास अलाउड थे। फॉर एग्जाम्पल ये सारी ऑक्यूपेशंस थी, अगर शूद्रा कोई ब्राह्मण बनना चाहता है तो वो अपने ऑक्यूपेशन को इजिली चेंज कर सकता है, और चेंज करने के साथ ही उसका जो यहाँ पे वर्ना है वो चेंज हो जाएगा। लेटर ऑन बच्चे यहाँ पे क्या हुआ, लेटर वैदिक सोसाइटी में सर ये चीजें यहाँ पे बाय बर्थ से रिलेट कर दी गई कि जो पर्सन जो चीज करता आ रहा है वही चीजें यहाँ पे वो करेगा, और अपना जो वरना है वो चेंज नहीं कर सकते, यानी रिस्ट्रिक्ट हो गया। लेकिन ये चीजें एजुकेशन और लिटरेसी आने से ये चीजें दोबारा से चेंज हो गई हैं। अब हो सकता है शेड्यूल कास्ट का अभी तक उसकी जो फैमिली में था वो यहाँ पे मीनियल यानी छोटे काम ही करते हुए आ रहे थे, लेकिन एक पर्सन जिसको गवर्नमेंट के थ्रू एजुकेशन मिलती है, एक पर्सन जो बहुत ही पढ़ने में अच्छा है और वो अपॉर्चुनिटीज का यहाँ पे फायदा उठा के सर वो एक आईएएस बन जाता है, तो वो इस बैरियर को ब्रेक कर सकता है। इसीलिए हमने बोला ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी, कि एक टाइम पे वो चीजें जो यहाँ पे एक डोमिनेंट सेक्शन होल्ड करता था, आज के टाइम पे वो फ्री है कि हर एक सेक्शन अगर चाहे तो उस चीजों को अचीव कर सकता है, कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। तो ये भी एक अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसमें हमको ये चीज देखने को मिलती है कि जो सिंपली कास्ट का जो रिस्ट्रिक्शंस है वो रिड्यूस हो गए हैं। दूसरा बच्चे यहाँ पे जो विलेजेस में जो लैंडलॉर्ड्स होते थे, जमींदार साहब होते थे, वो मोस्टली हाई कास्ट से बिलोंग होते थे, हाई क्लास से बिलोंग होते थे, और उनकी जो कास्ट थी वो अपर कास्ट की होती थी। लेकिन सर जैसे जैसे स्लोली एंड ग्रेजुअली ब्रिटिशर्स के टाइम पे और मॉडर्न टाइम पे सर लैंडलॉर्डिज्म खत्म हो गई, वैसे वैसे ये जो अपर कास्ट और लोअर कास्ट का डिस्टिंक्शन था वो भी यहाँ पे खत्म होता जा रहा है। इन सारी चीजों की वजह से जो कास्ट हायरार्की चलती आ रही थी बच्चे, वो ब्रेक डाउन यहाँ पे हो जाती है। अब कास्ट इवोल्यूशन जरा कंटेम्प्रेरी इंडिया में देख लेते हैं कि ज्यादा से ज्यादा अर्बन एरियाज में बच्चे यहाँ पे सर कौन हमारे साथ चल रहा है, कौन हमारे साथ खा रहा है, किसने हम होटल में जोमेटो या फिर स्विगी के थ्रू जो मंगवाते हैं वो किसने बनाया, क्या हम उसको चेक करने जाते हैं? सर पहले के टाइम पे बहुत सारी चीजें होती थी। इवन अगर कोई अनटचेबल पर्सन, अगर कोई एक अपर कास्ट के यहाँ पे गली में भी घुस रहा है ना, तो वो क्लैप करता था, साउंड क्रिएट करता था कि भैया मैं अनटचेबल हूँ, मैं आपकी कॉलोनी में आ रहा हूँ और आप लोग अंदर चले जाओ। क्यों? क्योंकि अगर आपका शेडो भी पड़ गई अपर कास्ट पे अनटचेबल की तो वो पॉल्यूट हो जाएगा। लेकिन आज के टाइम पे जो आप यहाँ पे ऑर्डर कर रहे हो, क्या आपको पता है वो किसने प्रिपेयर किया है? नहीं सर, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तो ये भी कहते हैं बच्चे, कास्ट का जो इवोल्यूशन है वो कंटेम्प्रेरी इंडिया में हो रहा है। नेक्स्ट इज सर, कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ चेंजेस कर रखे हैं कि भैया आप अपने कास्ट को मैनेज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप कास्ट को मैनेज कर रहे हो यानी कास्ट को प्रैक्टिस कर रहे हो अपनी, और उसमें कुछ डिस्क्रिमिनेशन है जो दूसरे पर्सन को यहाँ पे डिस्क्रिमिनेट कर रहा है, तो आप ये नहीं कर सकते, कॉन्स्टिट्यूशन में कंप्लीटली बैंड है। ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम अनटचेबिलिटी की बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है, लेकिन ऑल तो हमने ये बोल तो दिया है बच्चे यहाँ पे कि अनटचेबिलिटी की बात करेंगे, सर मोस्ट मैरी विद इन देयर कास्ट, इंटर कास्ट, अब कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि अब इंटर कास्ट एक कास्ट दूसरी कास्ट से भी मैरिज कर सकती है और कॉन्स्टिट्यूशन ही अलाउ करता है। लेकिन अभी भी जो रिलीजियस यहाँ पे है कि वो चीजें जो है बच्चे वो उनको सैंक्शन नहीं करती, वो बहिष्कार करती है इन चीजों का यहाँ पे। ठीक है जी। तो दैट टाइप ऑफ थिंग्स अभी भी होते हैं, अपार्ट फ्रॉम दैट कि कॉन्स्टिट्यूशन ने इसको प्रोटेक्शन दे रखा है। थर्ड पॉइंट जो है वो है कॉन्टिन्यूइंग इफेक्ट्स। सिंपली बच्चे जो हिस्टोरिकल एडवांटेजेस किसी सेक्शन या ग्रुप को मिल रही थी, फॉर एग्जांपल किसी कास्ट को मिल रही थी, या फिर हिस्टोरिकल डिसएडवांटेज किसी कास्ट के साथ हो रही थी, तो वो आज के टाइम पे उसको पॉजिटिवली या नेगेटिवली इंपैक्ट करेगी। फॉर एग्जांपल एक कोई कास्ट है, फॉर एग्जांपल ए कास्ट, और यहाँ पे जो जनरेशन से यहाँ पे उनको एजुकेशनल एक्सेस मिल रहा था, जिसकी वजह से वो आज की एजुकेशनल एक्सेस को इजिली टैकल कर पाएंगे, है ना। और वो जब आज की एजुकेशन को अच्छे से टैकल कर पाएंगे तो पॉसिबिलिटी है कि वो आज के टाइम पे अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, यहाँ पे कोई भी यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज हो। अब इमेजिन करके देखो एक ऐसा ग्रुप जिसको जनरेशन से ही एजुकेशन को डिनाई किया गया हो, तो आज के टाइम पे अगर आप कहोगे कि आपके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज है, तो वो उतने अच्छे से यहाँ पे उसको
यूज नहीं कर पाएगा, उस अपॉर्चुनिटीज को इनकैच नहीं कर पाएगा बच्चे, क्योंकि सिंपली फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पे भूख लग रही है, ठीक है, अब एक पर्सन है जिसको डेली यहाँ पे खाना मिल रहा है, ठीक है, 7 डेज का यहाँ पे, अब सर आपको यहाँ पे 6 दिन भूखा रखा गया और 7वें दिन खाना दिया गया, तो क्या आप एक साथ 7 दिन का खाना खा लोगे? नहीं ना। तो यही चीज यहाँ पे आ रही है कि जो नॉर्मली जिनको एक्सेस टू एजुकेशन था वो आज के टाइम पे बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं कंपेरेटिवली टू दोज जिनको अभी एक्सेस मिला है एजुकेशन का या फिर अभी फैसिलिटीज मिलना स्टार्ट हुई है बच्चे यहाँ पे। और यही रीजन है कि सर जनरेशन से यहाँ पे उनको जो अपॉर्चुनिटीज मिल रही थी, इसीलिए यहाँ पे जो अपर कास्ट थे वो यहाँ पे इंडिया में डोमिनेंस बना के रखते हैं हर एक सेक्शन में। और साथ ही साथ यहाँ पे कास्ट और इकोनॉमिक का भी सेंसस है, आप उठा के देख लो कि जो भी अपर कास्ट था वही यहाँ पे डोमिनेट करेगा, उसी के बड़े बिजनेस होंगे। लोअर कास्ट सर वो अभी स्टार्टिंग फेज में है, ठीक है, हो सकता है यहाँ पे कहीं कहीं पे तो वो स्टार्टिंग फेज में भी ना हो ड्यू टू दी आइसोलेटेड एरियाज और एनी अदर एरियाज। सो कास्ट अभी भी बच्चे यहाँ पे इकोनॉमिक पोजीशन से रिलेट करती है। अब एनसीईआरटी में आपके यहाँ पे ना एक बॉक्स दे रखा है प्लस साइन का यहाँ पे, ठीक है जी। सो पेज 41 में है। नेक्स्ट इज कास्ट इन दी पॉलिटिक्स। जैसे कम्युनलिज्म में एक कम्युनिटी अपने आप को सुप्रीम कंसिडर करती थी, कास्टिज्म में एक कास्ट अपने आप को सुप्रीम कंसिडर करेगी और वो कंसिडर करेगी कि वही एक सोशल कम्युनिटी का बेस है यहाँ पे। अब कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं बच्चे यहाँ पे। सर सेम कास्ट पीपल बिलोंग्स टू अ नेचुरल सोशल कम्युनिटी। ऑब्वियसली यहाँ पे अगर एक सेम कास्ट से है बच्चे तो एक सोशल कम्युनिटी तो बनी जाएगी यहाँ पे। सर वो कंसिडर करते हैं कि उनका सेम इंटरेस्ट होगा जो कि यहाँ पे दूसरी कास्ट से अलग होगा। देखो सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक है जो हमें कम्युनलिज्म में देखने को मिलते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि जो कास्ट है वो पॉलिटिक्स में वेरियस शेप्स ले रखती है यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल सर अगर हम बात करेंगे चूजिंग पार्टी कैंडिडेट्स इन इलेक्शंस, सो कास्ट कंपोजिशन जो है इलेक्टोरेट की बच्चे यहाँ पे वो चीजें देखी जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी एरिया में हम किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को टिकट दे रहे हैं तो वहाँ पे जो पॉलिटिक्स है वो ये देखती है कि वहाँ पे कौन से कास्ट के ज्यादा मेंबर्स हैं और उसी कास्ट के मेंबर को कंटेस्ट करने के लिए टिकट दिया जाता है। सो ये इंश्योर किया जाएगा कि मेजॉरिटी कास्ट के जो मेंबर्स हैं वो अपने ही कास्ट के मेंबर्स को वोट करेंगे। तो बच्चे ये चीज यहाँ पे पॉलिटिक्स में देखने को मिलती है और वो नॉमिनेट किया जाता है कैंडिडेट्स को फ्रॉम दी डिफरेंट डिफरेंट कास्ट। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी एरिया में 3 कास्ट ए बी और सी कास्ट डोमिनेट हैं तो अलग अलग एरियाज में यहाँ पे ए बी सी कास्ट से रिलेटेड ही यहाँ पे कैंडिडेट्स को नॉमिनेट किया जाएगा कि पॉसिबिलिटी ये है कि अपने कास्ट के जो मेंबर्स हैं उनको वो वोट करेंगे ताकि जीतने के चांसेस यहाँ पे ज़्यादा हो जाते हैं। इसमें लिखा भी है वाई, क्योंकि बच्चे उनको सपोर्ट मिलेगा अपनी कास्ट का, तो ये एक्सपेक्ट किया जाता है। तो ये कास्ट पॉलिटिक्स में यहाँ पे आ जाता है। सर व्हेन गवर्नमेंट जब फॉर्म्स होती है बच्चे यहाँ पे तो पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं सर उनका ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा कास्ट को यहाँ पे सपोर्ट ली जाए और वेरियस ट्राइब्स को सपोर्ट ली जाए क्योंकि उनकी डाइवर्सिटी मेंटेन रहे, ज़्यादा से ज़्यादा उनको क्या मिले सर वोट्स मिले। अब कास्ट अपील और पॉलिटिकल एफिलिएशन क्या है बच्चे यहाँ पे। सर पार्टीज और जो कैंडिडेट्स हैं वो रेगुलरली कास्ट को यूज करते हैं अपने सपोर्ट को गैदर करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल अभी भी कुछ ऐसी कास्ट हैं और जिनके वोट जो है एक पर्टिकुलर पार्टी को ही जाएंगे और वो जो पार्टी है उसके ही कैंडिडेट जो हैं जो कास्ट के मेंबर्स हैं वही कंटेस्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यादव की बात करेंगे तो यहाँ पे सर बसपा हो गई, यहाँ पे दैट टाइप ऑफ यहाँ पे जो पॉलिटिकल पार्टीज हो गई। तो मैं पॉलिटिकल पार्टीज आपको डेडिकेटली नहीं बता रहा हूँ, मैंने आपको एग्जाम्पल बताया, लेकिन आपको ये चीज़ें ऑलरेडी पता है कि जो भी एक पर्टिकुलर पार्टी होगी पॉलिटिकल पार्टी जहाँ पे जो कैंडिडेट है एक पर्टिकुलर यहाँ पे नॉमिनेट जो होंगे वो एक पर्टिकुलर कास्ट से ही होंगे और उनका जो वोट बैंक होता है ना बच्चे वो एक पर्टिकुलर कास्ट ही होता है यहाँ पे, ठीक है। सम पार्टीज यहाँ पे स्पेसिफिक कास्ट को फोकस करते हैं और वो चाहते हैं कि उन्हीं के रिप्रेजेंटेटिव्स बने। अब ये जो पॉइंट है ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझो। वाई लीडर्स मोबिलाइजिंग एंड सिक्योरिंग द पॉलिटिकल सपोर्ट, वो यहाँ पे लोगों के पास क्यों जाते हैं? क्योंकि उनको पता है कि हमारे यहाँ क्या है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है। 18 ईयर्स और 18 ईयर्स से अबव जितने भी लोग हैं सर उनके पास राइट टू वोट है, हर एक पर्सन के पास राइट टू वोट है। और ऑन द बेसिस ऑफ दैट कि सर हमारे यहाँ जो प्रिंसिपल है वो है 1 पर्सन एंड 1 वोट। हर एक पर्सन का एक वोट है, चाहे वो किसी भी कास्ट क्लास जेंडर रिलीजन से बिलोंग करता हो, चाहे वो एक रिक्शा पुलर हो, चाहे यहाँ पे वो प्राइम मिनिस्टर हो, हर एक पर्सन का 1 वोट है। इसीलिए यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है और ये रीजन है बच्चे की जो लीडर्स है ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे मोबिलाइज करना चाहते हैं। अब ये जो कॉन्टेक्स्ट है ना उसको मैं आगे चल के आपको यहाँ पे रिलेट करूंगा, तो जरा देखते हैं जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक जो है बच्चे यहाँ पे वो है कि इलेक्शंस क्या वो ऑल अबाउट कास्ट है, यानी इलेक्शंस में सिर्फ और सिर्फ कास्ट का यूज होता है और कुछ भी नहीं है? आंसर इज
नॉट ट्रू। अब क्यों नहीं ट्रू है तो समझिए यहाँ पे। सर इलेक्शंस को जीतने के लिए आपको मल्टी कास्ट का सपोर्ट चाहिए है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ क्या है? यस, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जो मैंने अभी आपको बताया, और वन पर्सन सर वन वोट, एंड वन वोट इक्वल्स टू वन वैल्यू। तो इसीलिए सर यहाँ पे इलेक्शंस को जीतने के लिए आपको मल्टी कास्ट का सपोर्ट चाहिए। सिर्फ एक कास्ट के बेसिस पे आप इलेक्शन को नहीं जीत सकते। अगर ऐसा होता तो हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो भी सिंगल मेजोरिटी कास्ट होती सर वही पावर में आती, लेकिन कोई भी ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं है जहाँ पे सिंगल कास्ट मेजोरिटी में हो। तो इसीलिए बच्चे यहाँ पे जो कैंडिडेट्स और जो पार्टीज होते हैं उनको मल्टी कास्ट की रिक्वायरमेंट होती है, सो दैट वो क्या कर पाए, ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे सर लोगों के वोट्स ले पाए, क्योंकि हमारे यहाँ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है। दूसरा बच्चे, अगर हम वोट बैंक पॉलिटिक्स की बात करेंगे कि एक पॉलिटिकल पार्टी जो है वो एक पर्टिकुलर, यानी फॉर एग्जाम्पल कोई एक पॉलिटिकल पार्टी है जो कि एक पर्टिकुलर कास्ट को फोकस कर रही है, और उस कास्ट से रिलेटेड जितने भी मेंबर्स हैं उनके लिए वो यहाँ पे वोट बैंक है कि वो उनको वोट देंगे। तो पॉलिटिकल अगर पार्टीज की बात करें, डोंट गेट ऑल वोट्स फ्रॉम अ कास्ट, कि सर फॉर एग्जाम्पल अगर एक एरिया में 100% जो है वो एक कास्ट से बिलोंग करते हैं, और एक कास्ट से ही जो कैंडिडेट है वो कंटेस्ट कर रहा है, और यहाँ पे बी कास्ट का अलग है, यहाँ पे सी अलग है, डी अलग है, यानी ए बी सी डी 4 यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट जो पर्सन है वो कंटेस्ट कर रहे हैं, और ए कास्ट से जो है बच्चे वो ए यहाँ पे स्टैंड कर रहा है, सर बी कास्ट से बी है, सी कास्ट से सी है, डी कास्ट से। तो पॉसिबिलिटी ये है कि जो 100 वोट्स हैं वो ए को मिलेंगे, नहीं सर ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबिलिटी नहीं है। 100 जो वोट्स हैं वो डिवाइड होंगे ए में भी, बी में भी, सी में भी, डी में भी। तो ये बिल्कुल भी गारंटी नहीं है कि एक पर्टिकुलर कास्ट के जो वोट्स हैं वो एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को ही जाएंगे। अब वोट बैंक का लिटरल मीन्स क्या होता है? सर वोट बैंक का मतलब होता है कि लार्ज पोर्शन एक पर्टिकुलर कास्ट का जो वोट का है सर वो एक पार्टी को यहाँ पे जाएगा। आई एम नॉट सेइंग कि वोट बैंक पॉलिटिक्स नहीं है सर, यादव की भी है यहाँ पे, सर यहाँ पे सिंह की भी है, शेड्यूल कास्ट की भी है, ओबीसी की भी है। आई एम नॉट सेइंग कि वो नहीं है, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता है, और यहाँ पे बच्चे हमेशा 100% आप श्योर नहीं हो सकते। कैंडिडेट्स कास्ट, सर पार्टी यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कैंडिडेट्स को यहाँ पे चूज करते हैं, जो कि सिंपली यहाँ पे उस जो भी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए वो चूज कर रहे हैं वहां पे वो डोमिनेंट कास्ट से बिलोंग करेगा यहाँ पे। तो सम वोटर्स हैव मेनी कैंडिडेट्स फ्रॉम सेम कास्ट वाइल अदर्स हैव नो कैंडिडेट फॉर देयर कास्ट। तो ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि कुछ वोटर्स जो ऐसे होते हैं बच्चे यहाँ पे कि उनके डिफरेंट डिफरेंट कैंडिडेट्स होते हैं फ्रॉम द सेम कास्ट। फॉर एग्जांपल अगर कोई ए पॉलिटिकल पार्टी है तो उसमें भी उनका कैंडिडेट है, बी पॉलिटिकल पार्टी है तो उसमें भी उनका कैंडिडेट है, सी पॉलिटिकल पार्टी है तो उसमें भी उनका कैंडिडेट है। ऑन दी अदर हैंड कुछ ऐसा भी होता है यहाँ पे, अगर कोई माइनॉरिटी कास्ट है यहाँ पे तो उनका कोई भी कैंडिडेट नहीं होता है। तो ये भी चीज एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बनती है। नेक्स्ट इज चेंजिंग वोट्स डिफाई कास्ट नॉर्म्स। समझिए यहाँ पे बच्चे, अगर सारी चीजें कास्ट के रिवॉल्व होती तो क्या कोई इलेक्शन हारता? अगर एक बार रूलिंग पार्टी कोई कास्ट की मेजोरिटी बन गई है तो क्या कभी वो हारती? या फिर कोई एक सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है जो कास्ट के बेसिस में पावर में आया है तो वो हमेशा ही रहता है यहाँ पे, कास्ट के मेंबर्स को हमेशा सपोर्ट करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है। कोई भी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, सर ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है बच्चे? इट इज नॉट पॉसिबल बच्चे यहाँ पे कि सर इफ ऑल कास्ट फोर्स टू फिक्स पॉलिटिकल चॉइसेस, कि भैया जो कास्ट है वो हमेशा उनकी पॉलिटिकल चॉइसेस फिक्स नहीं रहती। तो इस तरीके से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि ऑल्दो कास्ट एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, लेकिन सर उसका जो रोल है ना वो लिमिटेड है। सर कुछ और फैक्टर्स भी हैं जो इंपॉर्टेंट रोल कंट्रीब्यूट करेंगे। फॉर एग्जांपल कि वोटर की जो लॉयलिटी है, फॉर एग्जांपल कि सर यहाँ पे एक कम्युनिटी है, फॉर एग्जांपल ए बी सी डी, सर ए बी सी डी आर दी 4 पॉलिटिकल पार्टीज, और उनमें से मैं जो हूं सर मैं यहाँ पे एक बी पार्टी से रिलेट करता हूं, और वो मेरी लॉयल पार्टी है। लेकिन सर ये मेरी कास्ट का मेंबर नहीं है जो इस पे कंटेस्ट कर रहा है, मेरी कास्ट का मेंबर ए है जो कंटेस्ट कर रहा है, लेकिन मेरी जो लॉयलिटी है वो इस पार्टी से है, तो मैं इसको ही वोट दूंगा, ना कि मैं अपने कास्ट के मेंबर को वोट दूंगा। सेकेंड इज इकोनॉमिक स्टेटस इन्फ्लुएंस द इंटरेस्ट इवन विद इन अ ग्रुप। समझिए बच्चे यहाँ पे अगेन ए बी सी डी 4 पार्टीज है, सर मैं जो हूँ वो एक कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ, लेकिन एक वाला जो कैंडिडेट कंटेस्ट कर रहा है जिस पॉलिटिकल पार्टी से, उसकी जो आइडियोलॉजी है वो मेरे प्रोफेशन से मैच नहीं करती, ठीक है, तो मैं उसको क्यों वोट दूं? सो ये भी चीज यहाँ पे आ जाएगी। इवन वेल्थ, जेंडर, कास्ट, ये सारी चीजें यहाँ पे वोटिंग को इम्पैक्ट करते हैं, ना सिर्फ कास्ट। तो गवर्नमेंट परफॉर्मेंस और जो लीडर की पॉपुलैरिटी है बच्चे, ये भी काफी एक इंपॉर्टेंट रोल को प्ले करती है। तो कास्ट ऑल्दो एक सिग्निफिकेंट है, लेकिन वो सारी चीजें यहाँ पे नहीं कर सकते बच्चे यहाँ पे। अब हमने कास्ट इन पॉलिटिक्स देखा था, पॉलिटिक्स इन कास्ट देख लेते हैं जरा।
दोनों चीज़ों में क्या डिफरेंस है अभी आपको समझ में आएगा। तो कास्ट इन पॉलिटिक्स यानी पॉलिटिक्स में कास्ट का यूज़ और पॉलिटिक्स इन कास्ट, कास्ट में पॉलिटिक्स क्या है, तो दोनों चीज़ें समझिए यहाँ पे। कास्ट इन्फ्लुएंस ऑन दी पॉलिटिक्स। सर कास्ट यहाँ पे शेप करते हैं पॉलिटिक्स को, अफेक्टिंग हु गेट्स इलेक्टेड एंड व्हाट पॉलिसीज आर टू बी परस्यूड। तो ये भी चीज़ एक इंपॉर्टेंट है बच्चे, आपको समझना है कि कास्ट जो है यहाँ पे पॉलिटिक्स को शेप करते हैं। सर पॉलिटिक्स में कास्ट एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जहाँ पे वोटिंग के लिए यहाँ पे कास्ट को चूज किया जाता है। लेकिन अगर हम पॉलिटिक्स इन कास्ट की बात करेंगे तो कास्ट जो है सर वो कैसे पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करती है। कास्ट यहाँ पे बच्चे शेप करती है पॉलिटिक्स को, कि सर जो भी कास्ट के पर्टिकुलर ग्रुप के मेंबर्स हैं वो देखेंगे कि कौन इलेक्ट होना चाहिए, कौन जो पॉलिसीज हैं, क्या पॉलिसीज परस्यू होनी चाहिए यहाँ पे। नेक्स्ट इज पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस एंड कास्ट। क्या बचे सर, पॉलिटिकल इम्पैक्ट्स कास्ट बाय ब्रिंग इट इनटू द पॉलिटिकल स्फीयर। दैट मींस कि सर पॉलिटिक्स कैसे कास्ट को इम्पैक्ट करेगा। फॉर एग्जांपल कोई एक कास्ट का मैटर है जो अभी तक यहाँ पे सेंसिटाइज नहीं हो पाया है, लोग उसके बारे में अवेयर नहीं है, लेकिन पॉलिटिक्स के थ्रू ये चीजें क्या होंगी, जो भी कास्ट का मैटर होगा वो पॉलिटिकल स्फीयर में यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पे बोल सकते हैं बच्चे। तो फॉर्म्स ऑफ पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ऑन कास्ट क्या क्या चीजें हो सकती हैं यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल कास्ट ग्रुप एक्सपेंशन। ईच कास्ट ग्रुप यहाँ पे क्या करना चाहेगा बच्चे, सर टाइम के साथ साथ यहाँ पे सर वो बड़े होने चाहेंगे। वो क्या करेंगे कि जितनी भी उनके आसपास वाली कास्ट है यानी उनसे रिलेटेड कास्ट है यानी उनकी सब कास्ट है, वो सब उनको एड ऑन करके अपनी कास्ट को बड़ा करने चाहेंगे यहाँ पे। नॉट ओनली दिस सर, जो कास्ट है अपने आप में पावर में आने के लिए यानी पॉलिटिक्स में आने के लिए वो ग्रुप्स बनाएंगे और साथ ही साथ अलायंस भी फॉर्म करेंगे डिफरेंट डिफरेंट कास्ट से यानी जो उनसे रिलेटेड कास्ट होंगी। नॉट ओनली दिस बच्चे, इमर्जेंस ऑफ द न्यू कास्ट कैटेगरीज। सर बैकवर्ड और जो फॉरवर्ड कास्ट ग्रुप हैं वो भी पॉलिटिकल अरीना में आ रहे हैं, तो ये पॉलिटिक्स इन कास्ट हो जाएगी। कास्ट इन पॉलिटिक्स डिफरेंट चीज है यहाँ पे। जो एग्जिस्टिंग पॉलिटिक्स है उसमें कास्ट का रोल क्या है कि उनके वोटर की तरह हम देखेंगे, लेकिन पॉलिटिक्स इन कास्ट में कि सर कास्ट अपने आप को एक पॉलिटिकल, सर यहाँ पे क्या करेगी, एक पॉलिटिकल एंटिटी यानी आइडेंटिटी को गैदर करने की कोशिश करेगी, जिसकी वजह से ये दोनों ही अलग टॉपिक हो जाते हैं। ठीक है, एग्जिस्टिंग पॉलिटिक्स में कास्ट का यूज होना जो हम वोटर के कॉन्टेक्स्ट में करेंगे, और पॉलिटिक्स कास्ट में यूज होना दैट मींस कास्ट को एक इतना ज्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट बनाना कि वो पॉलिटिकली एक्टिव हो पाए यहाँ पे। ठीक है, तो दोनों चीजें यहाँ पे डिफरेंट है। आई होप आपको अब दोनों में डिफरेंस पता चल गया होगा। नेक्स्ट इज कास्ट का रोल क्या है पॉलिटिक्स में। सर एक तरीके से ये डबल एज स्वॉर्ड है, एक ऐसी तलवार है जिसके दोनों तरफ धार है ना। सो साथ ही साथ बच्चे यहाँ पे कास्ट का पॉलिटिक्स में रोल ये है कि वो अगर कास्ट में वो एम्पावर करती है ऐसी कम्युनिटीज को जो जहाँ पे उसको अभी तक डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा था यहाँ पे, फॉर एग्जांपल दलित्स हो गए, ओबीसीज, तो ये क्या कर सकती हैं अपने कास्ट के बेसिस पे एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म क्रिएट करवा सकती हैं बच्चे, जो कि ये पॉलिटिक्स में आके इनके साथ जो गलत हुआ है उसको सही कर सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल ये डिमांड कर सकती हैं कि हमारा डिस्क्रिमिनेशन एंड होना चाहिए, हमें भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए रिसोर्सेज में, और सो ऑन एंड सो फोर्थ यहाँ पे, है ना। तो इस तरीके से ये जो छोटी कास्ट हैं जो अभी तक डिस्क्रिमिनेट की जा रही थी, एक साथ आके पॉलिटिक्स के थ्रू उनको एम्पावरमेंट मिल रहा है, तो ये पॉजिटिव साइन है। दूसरा बच्चे यहाँ पे सर कुछ चैलेंजेस भी हैं जो कि आप एक्सक्लूसिव कास्ट फोकस क्या करती है बच्चे यहाँ पे। सर अगर हम ज्यादा से ज्यादा कास्ट की आइडेंटिटी पे फोकस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सिंपली रिलीजन बेस्ड पॉलिटिक्स हो जाएगी, और ये हमारी सोसाइटी के लिए काफी ज्यादा यहाँ पे क्या है, डेट्रीमेंटल है। इट कैन डिस्ट्रैक्ट फ्रॉम द क्रिटिकल इश्यूज, कि अगर हम कास्ट पे यहाँ पे खेलते रहेंगे तो जो मेन चीज है पोवर्टी, डेवलपमेंट, करप्शन, इन पे हम कभी फोकस ही नहीं कर पाएंगे बच्चे यहाँ पे। और समटाइम जो कास्ट डिवीजन इतना ज्यादा इंटेंस हो जाएगा कि जिसकी वजह से टेंशन, कॉन्फ्लिक्ट और वायलेंस भी यहाँ पे हमको देखने को मिल सकती है। ठीक है जी, तो ये चीज आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। तो अब यहाँ पे एक पेज 39 पे सोशल एंड द रिलीजियस डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया से रिलेटेड पैसेज था, जिसको मैंने क्वेश्चन में कन्वर्ट कर दिया है। तो इसको आपको पेज 39 पे सबसे पहले पैसेज पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आप इसका आंसर यहाँ पे दे पाएंगे। ठीक है जी, अब ये कास्ट इनइक्वालिटी इंडिया, ये भी एक पेज 41 पे केस स्टडी है जिसको मैंने यहाँ पे पैसेज बेस्ड क्वेश्चन में कन्वर्ट कर रखा है, तो आप ये चीज यहाँ पे पढ़ पाएंगे।